नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। आज से उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आईएएस प्रोफेशनल कोर्स समारोह में होंगे शामिल। दून में अलर्ट, रूट डाइवर्ट। भाजपा का फोकस अब बूथ मैनेजमेंट पर। धामी ने 3 जिलों की टटोली नब्ज, बोले कार्यकर्ताओं के साथ रोज करें बैठक, चुनावी ग्राउंड तक ले जाएं योजनाएं। देहरादून में कांग्रेस ने की घोषणा पत्र समिति की पहली बैठक। जनरेशन जेड से लेकर के पूर्व सैनिकों तक ली जाएगी सभी की राय, सुझावों से तय होगा एजेंडा। बद्रीनाथ धाम चढ़ावा चोरी मामले में अब 1 महीने और चलेगी जांच। 3 सदस्यीय गढ़वाल कमिश्नर कमेटी का कार्यकाल बढ़ा। जेल में बंद आरोपियों पर बीकेटीसी कर्मियों से पूछताछ। उत्तराखंड के 8 जिलों में बारिश का अलर्ट। लैंडस्लाइड से 3 की मौत। पिथौरागढ़ में बोल्डर से बीआरओ की वैली ब्रिज ध्वस्त। चीन सीमा समेत 3 घाटियों का संपर्क टूटा। कैलाश मानसरोवर मार्ग बंद। और अब खबरें विस्तार से। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 19 और 20 अगस्त 2026 को उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वे देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में भारतीय वन सेवा के पर्यवेक्षकधीन अधिकारियों से संवाद करेंगे। तो उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 19 और 20 अगस्त 2026 को उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर। इस दौरान देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में भारतीय वन सेवा के पर्यवेक्षाधीन अधिकारियों से संवाद करेंगे। मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में आईएएस प्रोफेशनल कोर्स के द्वितीय चरण के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ एसएन पंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएन पंत, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन उत्तराखंड के दौरे पर 2 दिन रहेंगे। क्या कुछ अपडेट है उनके दौरे को लेकर के? क्या कुछ उनके कार्यक्रम रहेंगे इस 2 दिन में? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, आज भारत के उपराष्ट्रपति का उत्तराखंड 2 दिवसीय दौरा है और तकरीबन 2:15 बजे उपराष्ट्रपति विशेष विमान के जरिए जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां पर उनकी अगवानी करने के लिए, उनके स्वागत के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी सरकार के मंत्री भी शामिल रहेंगे, प्रोटोकॉल मंत्री शामिल रहेंगे। क्योंकि आज उपराष्ट्रपति के कार्यक्रम अनुसार अगर हम बात करें तो एफआरआई में तकरीबन 3:45 कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी के वार्षिक समारोह में शिरकत करने के लिए उपराष्ट्रपति आ रहे हैं और उपराष्ट्रपति का वहां पर एक संबोधन भी होगा। जो रिसर्चर हैं, जो डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करेंगे, उनको वो व्याख्यान भी देंगे और संबोधित भी करेंगे। इसके अलावा जो शाम 5:15 बजे यानी 5:15 से 25 मिनट के आसपास जो समय मुकर्रर किया गया है, लोक भवन में रिजर्व समय रखा गया, यानी राज्यपाल के साथ राष्ट्रपति की मुलाकात होगी और उस शिष्टाचार भेंट भी इससे बताया गया है। इसके अलावा हम तकरीबन शाम की बात करेंगे तो उस समय मुख्यमंत्री फिर एक बार राजभवन पहुंचेंगे, यानी लोक भवन पहुंचेंगे। लोक भवन में आरक्षित जो रिजर्व समय रखा हुआ है 7:05 का, उस समय डिनर का प्रोग्राम रहेगा राजभवन में उपराष्ट्रपति का। तो इस तरीके का पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। उपराष्ट्रपति का जब दौरा प्रोटोकॉल के लिहाज से लगता है तो जाहिर सी बात है, गवर्नर हाउस से लेकर के मुख्यमंत्री उनसे मुलाकात करते हैं, कुशल क्षेम के साथ साथ एक शिष्टाचार मुलाकात भी होती है और दीक्षांत समारोह में जिस तरीके से उपराष्ट्रपति का कार्यक्रम लगाया गया है, तो वो डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने वाले तमाम जो शोधार्थी हैं उनको व्याख्यान भी देंगे और अब अपने भविष्य में जो
जिस मंजिल पर उनको आगे बढ़ना है उसको प्रोत्साहित करने का काम करेंगे। जी एसएन पंत, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। और वहीं 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी ने गढ़वाल संभाग के तीनों लोकसभा सीटों की समीक्षा बैठक पूरी की। बैठक में टिहरी हरिद्वार लोकसभा की समीक्षा हो चुकी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि बैठक में हर विधानसभा का राजनीतिक दृश्य क्या है, इस पर विस्तार से चर्चा की गई है। साथ ही विधानसभा चुनाव जीतने के लिए क्या क्या कार्यक्रम बनाए जाएं, इस पर भी मंथन हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि अब विधायकों का प्रवास विधानसभा के हर क्षेत्र में कराया जाएगा। सरकार से क्या वह काम कराए जा सकते हैं जिससे क्षेत्र का विकास हो और जनता को सीधा फायदा मिले, उन विषयों पर भी चर्चा हुई। वहीं भाजपा जल्द ही इन कार्यक्रमों की तारीखों का ऐलान भी करेगी। गढ़वाल संभाग की तीनों लोकसभाओं की बैठकें निर्धारित थी। अभी 2 लोकसभा हमारी उनकी बैठकें संपन्न हो चुकी हैं, टिहरी लोकसभा और गढ़वाल लोकसभा। सभी विधायक उपस्थित थे। टिहरी की सांसद जी अस्वस्थता कारण रह नहीं पाई, उनकी सूचना मुझे मिल गई थी। हर विधानसभा का राजनीतिक परिदृश्य क्या है उस पर चर्चा हुई। विधानसभा की जीत के लिए कार्यक्रम क्या क्या बनने चाहिए उस पर चर्चा हुई। विधायकों का प्रवास विधानसभा के हर क्षेत्र में हो, इसकी चर्चा हुई। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में सियासी दलों ने कमर कस ली है। कांग्रेस पार्टी ने इस बार जनता से सीधा संवाद कर घोषणा पत्र तैयार करने का फैसला लिया। वहीं भाजपा ने कांग्रेस के इस कदम पर पलटवार किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि भाजपा अपनी रणनीति में हमेशा आगे रहती है और कांग्रेस की तरह आखिरी समय में कमेटियां नहीं बनाती। उन्होंने बताया कि पार्टी इस समय जनता से फीडबैक ले रही है और घोषणा पत्र में शामिल होने वाले मुद्दों पर मंथन चल रहा है। भाजपा अपनी रणनीति हमेशा आगे रहती है। उनकी कमेटियां पहली बार नहीं, हर बार बनती हैं। पहले बनाने का उद्देश्य क्या वो कांग्रेस के लोग जानते हैं, लेकिन अभी हम अपने पूरे संगठन स्वरूप के साथ और जब तक जनता से फीडबैक चीज़ों का नहीं आता है तब तक आप किसी प्रकार का मैनिफेस्टो तैयार नहीं कर सकते हैं। हमने मैनिफेस्टो के लिए बैठकें हमारी चल रही हैं। कौन कौन से विषय अपने घोषणा पत्र में आने चाहिए, उन सब विषयों की चर्चा भी हम आज की बैठक में हमने की है। सारा विषय मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, कुछ बातें राजनीतिक दृश्य पार्टी के आंतरिक विषय की होती हैं, इसलिए सारे विषय के बाद ही हम अपनी सारी कमेटियों का गठन करेंगे। एसआईआर को लेकर के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। गोदियाल का आरोप है कि कुछ लोग राजनीतिक दुर्भावना के चलते दूसरे लोगों के वोट निरस्त करने के लिए आवेदन और फॉर्म भर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी योग्य मतदाता का वोट गलत तरीके से निरस्त कराने का प्रयास किया जा रहा है तो ऐसे मामलों में कार्रवाई होनी चाहिए। गोदियाल ने बताया कि कांग्रेस ने केंद्रीय चुनाव आयोग से मुलाकात के लिए समय मांगा था, लेकिन उन्हें समय नहीं मिल पाया। एसआईआर के तहत जो दूसरे के वोटों को निरस्त कराने के लिए लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, अगर वो गलत है और गलत जानकारियों के आधार पर सिर्फ इस नीयत से किसी के वोटों को निरस्त कर रहे हैं कि वो दूसरे राजनीतिक दलों से संबंध रखते हैं, तो इसका अर्थ ये है कि वो अपराध कर रहे हैं और इस अपराध के प्रति न्याय हो सके ये अधिकार चुनाव आयोग के पास है। तो जब इस प्रकार की बातें हुई तो हमने भारत चुनाव आयोग से कल मिलने का समय मांगा था, लेकिन भारत चुनाव आयोग से हमें समय नहीं मिल पाया, केंद्रीय चुनाव आयोग से हमें समय नहीं मिल पाया। अब ये तो है कि हम विधानसभा वार ऐसे प्रकरणों पर जो सुनवाई होगी उस सुनवाई में हमारे लोगों को खड़ा करेंगे, जानकार लोगों को खड़ा करेंगे और एक एक वोट के लिए हम तर्क रखेंगे। ये हमने निश्चित किया है, हमने इसके लिए टीमें बना दी। कालसी हरिपुर घाट पर मां यमुना की प्रतिमा स्थापना को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। एक और लोक पंचायत सामाजिक संगठन भाजपा नेता रामशरण
नोटियाल पर प्रतिमा स्थापना में बेवजह बाधा डालने का आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी ओर रामशरण नोटियाल का कहना है कि मां यमुना की प्रतिमा के विरोध में नहीं है, लेकिन किसी भी हेरिटेज स्थल पर अवैध कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। कालसी के हरिपुर क्षेत्र में मां यमुना नदी के तट पर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में ऋषिकेश हरिद्वार की तर्ज पर मां यमुना घाट का निर्माण किया गया और इसी घाट के समीप स्थित ब्रिटिश कालीन पुराने पुल के एक पिलर पर रोक पंचायत सामाजिक संगठन मां यमुना की प्रतिमा स्थापित करना चाहता है। प्रतिमा भी घाट पर पहुंच चुकी है, लेकिन स्थापना को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। की स्वीकृति और उस पे झूला बनने के लिए जो उन्होंने प्रस्ताव दिया था, उसमें 2023 में उनके द्वारा ये प्रस्ताव दिया गया था, ऐसा उन्होंने कहा था। हम लोगों ने पिछले 20 दिन पूर्व लोक पंचायत की ओर से एक प्रेस वार्ता के माध्यम से ये कहा गया था कि यदि इसमें कोई स्वीकृति या कोई कृत्य कार्रवाई हुई है तो कृपया उसे जनता से अवगत कराएं। लेकिन आज 20 दिन पूरे हो गए हैं और अभी तक माननीय नौटियाल जी द्वारा इस संबंध में कोई कृत्य कार्रवाई से अवगत नहीं कराया गया है। क्या मांग कर रहे हैं? सबसे आगे क्या मांग कर रहे हैं? हमारी मांग तो माननीय नौटियाल जी से यही है कि वो उनके द्वारा जो ये विरोध किया गया है वो इस विरोध को वापस लें और लोक पंचायत को मूर्ति स्थापित करने में हमारा सहयोग करें। देखिए, सबसे पहले तो ये गलत बात है। ये कोई नहीं होते हैं, ये होते कौन है? ये मुझे समय देने वाले। इनको क्या अथॉरिटी ने अधिकृत कर रखा है कि नौटियाल जी से 15 दिन का टाइम दे दो इनको? इनके पीछे वही ध्वस्त है जो ये कहते हैं कि भाई हमारे साथ IAS ऑफिसर है, हमारे साथ PCS है। और मुझे क्या फर्क पड़ता है इससे? तुम्हारे साथ कोई भी हो, मैं एक सही बात रख रहा हूं। तो एक इतनी सी बात है सिर्फ इसमें। दूसरी बात यह है कि ये लोग एंटी गवर्नमेंट काम कर रहे हैं, ये सरकार विरोधी काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने मंदिर, मस्जिद, जो भी कब्जे की जगह बने सब तोड़ दिए हैं और ये लोग दिन दहाड़े कब्जा कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं पुल के पाए पे। गजब की बात है, सरकार में जो अधिकारी लोग हैं वो भी उस पर चढ़ के तो जबल चला रहे हैं। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय में चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा की। उन्होंने आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा और गुणवत्तापरक उपचार उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों और बड़े उपजिला अस्पतालों का 31 मार्च 2027 तक NABH प्रत्यायान कराने के भी निर्देश दिए। उन्होंने प्रक्रिया तत्काल शुरू करने को कहा ताकि अस्पताल निर्धारित मानकों को समय पर पूरा करे। अस्पताल को डिजिटाइज और हॉस्पिटल की दिशा में तेजी से काम करने और एकीकृत स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली तत्काल लागू करने के निर्देश दिए। इसके लिए प्रशिक्षण, तकनीक, संयोग और वार्षिक रखरखाव की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही मुख्य सचिव ने चिकित्सकों के रिक्त पद शीघ्र भरने के साथ सेवानिवृत्त होने वाले इच्छुक चिकित्सकों को दोबारा से सेवा का अवसर देने की व्यवस्था पर काम करने को कहा। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने जनपदों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण और शासन व जिलों के बीच बेहतर समन्वय के लिए हर माह के पहले मंगलवार को समन्वय बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। बैठक में जिलाधिकारी ऐसे प्रकरण शासन के समक्ष रख सकेंगे जिनके समाधान के लिए विभागीय समन्वय या शासन स्तर पर निर्णय की जरूरत है। संबंधित प्रकरण बैठक से पहले विभागों को उपलब्ध करवाए जाएंगे ताकि अधिकारी आवश्यक जानकारी और कार्रवाई के साथ बैठक में उपस्थित रहें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाली बैठक में संबंधित जनपद और विभागों के अधिकारियों के साथ चर्चा कर यथासंभव मौके पर ही समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। श्री बद्रीनाथ धाम चढ़ावा चोरी प्रकरण की जांच अब 1 महीना और चलेगी। दरअसल कमिश्नर गढ़वाल आनंद स्वरूप की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय जांच समिति का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। समिति ने जांच से जुड़े दस्तावेजों, संबंधित पक्षों से जानकारी जुटाने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था। सचिव धीराज सिंह गर्व्याल ने
कार्यकाल बढ़ाए जाने की पुष्टि की है। प्रकरण की जांच के लिए शासन ने कमिश्नर गढ़वाल आनंद स्वरूप की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति बनाई थी, जिसमें GMVN के MD संदीप तिवारी और वित्त अधिकारी जगत सिंह चौहान सदस्य हैं। उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्रकरण ने मदरसों को मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ने की कवायद तेज कर दी है। करीब 45,000 मदरसे छात्रों को धार्मिक शिक्षा के साथ आधुनिक शिक्षा से जोड़ने का लक्ष्य है। इसके लिए मदरसों को शिक्षा विभाग से मान्यता लेना अनिवार्य किया गया है। राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अध्यक्ष सुरजीत सिंह गांधी ने बताया कि मदरसों को 30 सितंबर तक मान्यता देने के मोहलत दी गई है। प्राधिकरण के मुताबिक अब तक 7 मदरसों और 2 अन्य अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को मान्यता मिल चुकी है, जबकि करीब 22 और मदरसों को जल्द मान्यता देने की तैयारी है। उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण जो 1 जुलाई 2026 से अपने फंक्शन में आ गया है, उसका उद्देश्य है कि और हमारे उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी का भी उद्देश्य है कि उनके विजन को साकार प्राधिकरण कर रहा है कि हम जितने भी मदरसों में पढ़ने वाले लगभग 45,000 बच्चे हैं उनको हम मेन स्ट्रीम में लेकर आएँ, क्योंकि जब वो मुख्य शिक्षा में आएंगे तभी वो ही डॉक्टर और इंजीनियर बन पाएंगे। केवल धार्मिक शिक्षा से उनके पास ना तो रोजगार के अवसर है, ना उनके भविष्य बहुत ज़्यादा उज्जवल दिखता है उसमें। तो उनके जो धार्मिक शिक्षा पढ़ना चाहिए उसके लिए मना नहीं है। मेन बात यह है कि हम उन्हें मेन स्ट्रीम में ला के मुख्य धारा में मुख्य शिक्षा से जोड़ना चाह रहे हैं। इसलिए हमने मदरसों के लिए अनिवार्य कर दिया है कि वो पहले शिक्षा विभाग से मान्यता लेंगे। IG कुमाऊं निवेदिता कुकरेती ने कुमाऊं मंडल के सभी SSP और SP के साथ अपराध समीक्षा बैठक की और इस दौरान IG ने सभी अधिकारियों को अपराधों पर लगाम लगाने के साथ कानून व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 1 वर्ष से पुरानी सभी विवेचनाओं को तत्काल पूरा किया जाए और इसके अलावा महिला अपराधों पर सभी जिलों की पुलिस तेजी से कार्रवाई करे। वहीं कुमाऊं में तेजी से बढ़ रहे साइबर अपराध को लेकर भी IG ने कहा कि ऐसे मामलों पर कार्रवाई करते हुए रिकवरी पर विशेष ध्यान दिया जाए। पूर्व में हुई चोरी की घटनाओं में पुलिस टीमें लगातार तेजी से खुलासा किया जाए और बढ़ते नशे के खिलाफ सभी जिलों की पुलिस आपसी तालमेल बनाकर के तेजी से नशे के खिलाफ कार्रवाई करें। देखिए, आज ये क्राइम मीटिंग कंडक्ट की गई थी सभी जनपद के कप्तानों के साथ। इसमें जो पुरानी लंबित विवेचनाएं हैं उनकी समीक्षा करते हुए जो 1 वर्ष से पुरानी विवेचनाएं हैं उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए उनको समय से समयबद्ध तरीके से उसमें इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ जो 60 और 90 डेज़ के भीतर चार्जशीट पॉक्सो एवं महिला रिलेटेड अपराधों में फाइल होनी है उसकी भी समीक्षा की गई है और उसमें कतिपय कारणों को छोड़ते हुए जैसे कुछ में न्यायालय से स्टे है तो बाकियों का रिव्यू करते हुए ये इंश्योर कराया जा रहा है कि समयबद्ध रूप से चार्जशीट्स फाइल हों। और चंपावत से खबर है, जहां चंपावत के बाराकोट ब्लॉक में चौमेल क्षेत्र में बंदरों का आतंक मचा हुआ है। बंदरों के झुंड के द्वारा किसानों की खेती को पूरी तरह से बर्बाद किया जा रहा है। क्षेत्र की महिला किसान मनीषा व अन्य किसानों ने बताया कि गांव में घुस आए बंदरों के झुंड ने खेतों में लगाई गई मक्का व अन्य फसलों को तबाह कर दिया। इसके अलावा कीवी के फलों को भी नुकसान पहुंचाया। मनीषा ने बताया कि बंदरों के आतंक से पूरा क्षेत्र परेशान है। उन्होंने बताया कि भगाने पर बंदर हमला करने पर आमदा है। क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता जय सिंह विष्ट ने कहा, बंदर फसलों को तबाह करने के साथ साथ महिलाओं को बच्चों पर भी हमला कर रहे हैं। अजय विष्ट ने शासन प्रशासन व वन विभाग से किसानों की फसलों को बचाने के लिए बंदरों के आतंक से निजात दिलाने की मांग की। लोगों को मैं एक मक्के का खेत दिखाना चाहूंगी जिसमें कि बंदरों ने भयानक आतंक मचा रखा है। आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार मतलब बंदरों का आतंक हुआ है। ये नीचे एक मक्के का खेत है जिसमें मक्का लगाई गई थी, वो फसल तैयार होने वाली थी, उसमें बालियां भी आ गई है। कुछ टाइम बाद उसमें मक्का भी लग जाता, दाने भी आ जाते और उसको आज बंदर दिन में आके पूरा खेत मतलब बिल्कुल तहस नहस करके गए हैं। उनको तोड़ के उनका पूरा जो मतलब बीज का हिस्सा है उसको सब खा के गए हैं।
वहीं देहरादून के बसंत विहार में देर रात चेकिंग के दौरान पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। आपको बता दें कि पुलिस पर फायरिंग कर चोरी के वाहन पर बदमाश भाग रहा था। बसंत विहार में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। मुठभेड़ में गोली लगने से आरोपी घायल हो गया। वहीं तमंचा, कारतूस, लूटी गई चेन, चोरी की स्कूटी बरामद की गई। भारी वर्षा के कारण पंचम केदार कल्पेश्वर महादेव मंदिर में भारी मात्रा में मलबा आने से मंदिर परिसर को काफी क्षति हो गई है। अचानक आए मलबे ने मंदिर के अतिरिक्त कक्ष भंडार को भारी नुकसान पहुंचाया। यहां रखी पूजा सामग्री, गैस सिलेंडर, बिस्तर, खाद्य पदार्थ सहित लगभग 25 लाख की संपत्ति पूरी तरह से बर्बाद हो गई। साथ ही मंदिर परिसर को भी भारी नुकसान हो चुका है। मंदिर परिसर में भारी मात्रा में मलबा भर चुका है। गनीमत रही कि उस समय सभी कर्मचारी मंदिर परिसर से बाहर आ गए, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। जनपद चंपावत के पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के चलते शारदा नदी का जलस्तर बढ़ गया। बढ़ते जल प्रवाह को देखते हुए बनबसा शारदा बैराज मार्ग पर स्थित पुल से बाहरी वाहनों की आवाजाही फिलहाल बंद कर दी गई है। सुरक्षा के मद्देनजर 4 पहिया वाहनों की आवाजाही पर भी रोक लगाई गई है। लगातार बारिश के कारण बनबसा शारदा बैराज के गेट भी खोल दिए गए हैं। बैराज से छोड़े जा रहे पानी का असर उत्तर प्रदेश के कई जिलों पर पड़ सकता है। इनमें पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, गोंडा, बहराइच और सीतापुर सहित कई जिले शामिल हैं। आगे चलकर शारदा नदी का पानी घाघरा नदी में समाहित होता है। वहीं प्रशासन और सिंचाई विभाग की ओर से जलस्तर और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। साथ ही लोगों से भी नदी और जलभराव वाले क्षेत्रों में सतर्क रहने की अपील की गई है। गत रात्रि में पहाड़ों पर अत्यधिक बारिश होने के कारण शारदा बैराज बनबसा में जो मॉर्निंग में 6 बजे लगभग 1 लाख क्यूसेक पानी था, अब वर्तमान में 1,60,000 क्यूसेक पानी हो गया है। 1 लाख से अधिक होने पर शारदा बैराज से वाहनों का आवागमन बंद कर दिया जाता है और अभी भी बरसात हो रही है पहाड़ों पे। और ये पानी हमारे डाउन स्ट्रीम में पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट, लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट से होते हुए घाघरा नदी में जाके मिलता है। तो हमने नीचे के सभी जिलों के जिला प्रशासन या जो बाढ़ चौकियां हैं सबको सूचित कर दिया गया है और सभी लोग अलर्ट मोड पे हैं। और बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।